तो आज मैं लेकर आया हूँ ऐसा एनिमे जो कि 2024 में सबका बेस्ट एनिमे चल रहा है, सोलो लेवलिंग, जिसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सारे लेवल्स को सोलो करता जाता है और लेवल अप होता रहता है। संग जिन वू ई रैंक हंटर, जिसको वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट हंटर माना जाता था। संग जिन वू अपनी पावर्स गेन करने से पहले भी बहुत सारे डंजन्स में जाता रहा है, बट एपिसोड 1 में जब ये डबल डंजन में गया तब तुमने देखा भी होगा कि इसका क्या हाल हुआ था वहाँ पे। इसकी पावर्स बताने से पहले तुम्हें ये बता देता हूँ कि इसको ये पावर्स मिली कैसे, ताकि तुम्हें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी समझ आ जाए। दरअसल जिस जगह पे हमारे हंटर्स गए थे उस जगह को बिल्ड किया था आर्किटेक्ट ने, और ऐसा क्यों किया था? ताकि उस पर्सन जब वेजल को ढूंढ कर वो उसे द शैडो मोनार्क को दे सके। अब शैडो मोनार्क की तरफ डीपली नहीं जाऊंगा, बस ऊपर से ही बताऊंगा तुम्हें। तो बहुत पहले एक एब्सोल्यूट बीइंग ने लाइट से और डार्क से 8 रूलर बनाए थे। उनमें से एक था ऐशबॉर्न, जो कि बाद में बन गया शैडो मोनार्क, और ये बीइंग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब इस शैडो मोनार्क को एक वेजल ढूंढना था जो कि बहुत ज्यादा वीक हो और जिसने डेथ को बहुत ज्यादा करीब से देखा हो, और वो उसे मिल जाता है जो कि था संग जिन वू। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि शैडो मोनार्क्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी पावर को ऑब्टेन करने के लिए उसे थोड़ी बहुत उस पावर के लिहाज से अपनी बॉडी को बिल्ड करना होगा। तो इतनी बड़ी पावर को लेने के लिए उसे ये सिस्टम प्रोवाइडेड होता है जो कि उसे बताता है कि तुमने कितने पुशअप करने हैं, कितने सिटअप करने हैं और कितने किलोमीटर भागना है। पहली बार तो उसे कुछ समझ नहीं आता और वो क्विज को एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ये सिस्टम पेनल्टी जोन में उसे फेंक देता है। सिर्फ यही सजा नहीं होती इसकी, बल्कि इसके पीछे डीमंस भी लगे हुए होते हैं, और संग जिन वू को लिटरली 2-3 घंटे इनसे भागना पड़ता है, और अगर वो फेल हो गया तो वो दूसरे चांस को भी मिस कर देगा। संग जिन वू जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ से उसका निकलना मुश्किल होता है, तो वो सिर्फ अपने आप को इस चीज से मोटिवेट करता है कि मुझे जिंदा रहने का सिर्फ एक ही चांस मिला था और मैं इसको गवाऊंगा नहीं। और ये सोचकर वो थोड़ा और मेहनत करता है और इस क्विज को पास कर जाता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि आखिर कितना ये सिस्टम इस एक्सरसाइज से संग जिन वू को पावरफुल बना सकता है, तो ये देखो, इस बंदे ने इतनी जल्दी लेवल अप और ग्रो किया है कि ये पहले 5 चैप्टर में एक बच्चा था और 20 से 25 चैप्टर के बाद चैट बनकर सामने आया है। आगे जाकर थोड़ा और एक्सपीरियंस हासिल कर वो एस रैंक के हंटर तक को आसानी से टक्कर देता है। अभी एस रैंक पे मत जाओ, वापस आ जाओ वहां से, क्योंकि अभी संग जिन वू को बहुत सारी चीजों का सामना करना है। ये सिस्टम उसे क्विज देकर उसमें उसके लीडर को मारने का ऑर्डर देता है, और जैसे वो उस लीडर को मारेगा वो उस क्विज को पार कर जाएगा और उस डंजन से बाहर निकल आएगा। फर्स्ट ये उन वुल्फ से लड़ता है और एक नहीं बल्कि बहुत सारे 5 को मारता है और 10 आ जाते हैं, और ऐसा करते करते वो लेवल 15 तक पहुंच जाता है और उनके बॉस से लड़ने चला जाता है, जो कि होता है एक जायंट स्नेक, जो कि इससे बहुत ज्यादा फास्ट होता है। और रिसेंट एपिसोड में तुमने देखा भी है कि कैसे इसने इस बॉस को डिफीट किया है। और इस एपिसोड के एंड पे तुमने एक और चीज नोट भी की होगी, इसके बाजू देख रहे हो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अभी तो सिर्फ इसने पहला डंजन पार किया है, आगे जाकर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो सिर्फ अपने हाथों का यूज करके उस बॉस को मार देता है, जिससे वो लेवल अप तो होता ही है, उसी के साथ उसे एक डैगर भी मिलता है। और तुम्हें इस सिस्टम की एक और बात भी बताता हूँ कि जो पॉइंट भी जिन वू को मिलेंगे वो अपनी मर्जी से इन 4-5 चीजों में ऐड कर सकता है। तो जो पॉइंट उसे मिलते हैं इस डंजन को क्लियर करने के बाद, तो वो उनको सेंस और एजिलिटी में डाल देता है, और इसका ये डिसीजन काफी अच्छा होता है, क्योंकि जैसे ये नेक्स्ट सी रैंक गेट में जाते हैं तो उसे पहले से ही पता चल जाता है कि उन पे इंसेक्ट का अटैक होने वाला है, क्योंकि उसकी सेंस की पावर थोड़ी और बढ़ गई है। जब जिन वू और उसका ग्रुप आगे जाकर उनके बॉस तक पहुंचते हैं, तब बाकी सारे इन दोनों को धोखा देकर चले जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं, ये सोच करके ये दोनों कभी भी इस सी रैंक के मॉन्स्टर को नहीं मार सकते। और जब ये दोनों मर जाएंगे तो हम आकर वहां से माना क्रिस्टल ले जाएंगे, उस वक्त जब ये बॉस सो रहा हो तो। लेकिन जब ये वापस आते हैं तो ये दोनों इस बॉस को मार कर बैठे होते हैं। उसी वक्त उनका लीडर ये सोचता है कि ये तो ठहरा ई रैंक हंटर, इसको तो देखो ही ना, जरूर इस सी रैंक वाले ने मारा होगा इसे। तो उस ग्रुप का लीडर उसे ऑफर करता है कि हम तुम्हें माना क्रिस्टल देंगे और तुम इसको मार दो। अब बहुत ज्यादा डीप जाने लगे हो तो थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। एट द एंड जिन वो उन सारों को मार देता है। वो पहली बार किसी ह्यूमन का ब्लड अपने हाथों पर देखता है जिसको उसने खुद मारा हो, और आखिर में इनके लीडर को भी मार देता है, जो कि शायद एस रैंक के हंटर का भाई होता है। इस डंजन के आगे इससे भी खतरनाक अपोनेंट आता है, जो कि कोई बीस्ट या मॉन्स्टर नहीं होता बल्कि एक ह्यूमन होता है, वो भी बी रैंक का। अब लेवल देख रहे हो कैसे आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जा रहा है, पहले डी रैंक फिर सी रैंक और अब बी रैंक को मारकर जिनवू ए रैंक का हंटर बन जाता है। इस बी रैंक के हंटर का नाम होता है किंग ताइशी, जो कि एज असैसिन जहां पे होता है इन प्रिजनर्स को मारने के लिए, बट गलती से वो संग जिन वू के आगे आ जाता है। ये बंदा इतना पावरफुल होता है कि सी रैंक के हमारे चाचा भी इनको नहीं हिरा पा रहे होते, और तभी जाकर जिन वू इससे फाइट करने लगता है। ये बी रैंक का हंटर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना तेज होता है कि जिन वू बड़ी मुश्किल से उसकी
स्पीड से मैच कर रहा होता है। फिर ये दोनों अपनी एक और पावर का यूज करते हैं जिसमें किंग ताइशी यूज करता है कैमोफ्लेज स्किल, जिससे वो और संग जिनवू को डैमेज देता है। बट हमारा संग भी यूज करता है ब्लड लस्ट, जिससे किंग ताइशी एक जगह पे फ्रीज हो जाता है और अपने डैगर से उसको मार देता है। किंग ताइशी को मारने के बाद उसकी कैमोफ्लेज स्किल संग जिनवू के पास आ जाती है और इसकी डेथ वाकई में तुम्हें बाकी सारों से अलग लगेगी। एक बी रैंक के हंटर को हराने के बाद भी संग जिनवू ई रैंक हंटर होता है। ऐसा सिर्फ पेपर्स में है। और वो क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं चाहता कि उसकी पावर्स किसी को पता चले। हंटर एसोसिएशन इस पे बहुत ज्यादा काम कर रही होती है क्योंकि उन्हें संग जिनवू पे शक हो जाता है कि एक ई रैंक का हंटर आखिर कैसे सी रैंक वाले डंजन से और बी रैंक वाले हंटर से बच सकता है। जरूर कुछ तो है जो संग जिनवू हमसे छुपा रहा है, लेकिन हर बार संग जिनवू इनसे बच जाता है। जब ये लेवल 40 तक जाता है तब इसका सिस्टम इसे एक नई चीज प्रोवाइड करता है, जॉब चेंज, जिसको लेकर ये काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है कि फाइनली कुछ नया करने को मिलेगा। बट उसे चेंज जॉब के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इसमें ये नाइट्स, मेजेस और असैसिन से लड़ता है, जिसमें ये काफी ज्यादा डैमेज भी होता है। इनको मारना इसलिए मुश्किल था क्योंकि उनके आर्मर की वजह से, जो कि बहुत ज्यादा थिक थे। उसके बाद ये इग्रिस द रेड से फाइट करता है, जो कि इससे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। बल्कि इसकी पावर का तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि पहले 100 चैप्टर्स में सिर्फ इग्रिस ही था जिससे जिनवू बहुत ज्यादा डर गया था। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद जिनवू फाइनली इसको मारने में कामयाब हो जाता है और ये कहता है कि मैं इसको मार पाया ओनली बिकॉज ऑफ लक। और इग्रिस अगर अपनी सोर्ड का यूज करके मुझसे लड़ता तो मैं पक्का मरने वाला था। जहाँ से इतनी ज्यादा इंटेंस बैटल लड़ने के बाद वो फिर से नाइट से लड़ता है, जिसमें वो बिल्कुल हिम्मत हार जाता है। तो सिस्टम उसे यहाँ भेज देता है पेनल्टी जोन में, क्योंकि सिस्टम की दी गई क्विज उसने कंप्लीट नहीं की थी। पेनल्टी जोन में आकर ये इन मॉन्स्टर्स को मारता है, जिसके रिवॉर्ड में उसे एक डैगर मिलता है और कैमोफ्लेज स्किल को भी थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करता है। 1 या 2 घंटे के बाद वो फिर से अपनी जगह पे वापस आ जाता है और इसको क्लियर करने के बाद सिस्टम इसे एक नई जॉब देता है जिसका नाम होता है नेक्रोमेंसर, जिसके बाद वो प्रमोट होता है शैडो लॉर्ड में, जहां उसे मोनार्क्स की पावर मिलती है। फाइनली इतने चैप्टर्स के बाद उसे ये पावर मिल रही है। इसमें संग जिनवू को एक एबिलिटी मिलती है जिसमें वो डेड को जिंदा कर सकता है, वो भी सिर्फ एक लफ्ज का यूज करके, अराइज, जिससे होगा क्या कि वो डेड फिर से जिंदा हो जाएगा और जिनवू उसे अपना शैडो बना लेगा। और फिर क्या, संग जिनवू की वो आर्मी बन जाते हैं। तो संग जिनवू इस पावर को यूज करता है इग्रिस पर, जिसको अभी अभी वो हिरा के आया हुआ होता है, और सिर्फ अराइज कहने के बाद इग्रिस उसका शैडो बन जाता है। इग्रिस इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि शैडो बनने के बाद भी संग जिनवू पहली दफा उसे देखकर डर जाता है। अब इसके बाद जिनवू बहुत सारे डंजन में जाता है जिसमें वो बॉस को डिफीट करता है और लेवल अप होता है। और आगे जाकर जिनवू जिस डंजन में भी जाता है और उसे वहां पे जो चीज भी पावरफुल लगती है वो उसे मारकर अराइज बोलकर उसे आर्मी में शामिल कर देता है, मतलब उसे अपना शैडो बना लेता है। और तुम्हें ये भी बता दूं कि जिनवू की पावर की कोई लिमिट नहीं है। इसमें एक आर्क आती है जिसका नाम होता है जीजू आइलैंड, क्योंकि इस आइलैंड पे आंट्स ने अटैक कर दिया होता है और वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनको मारने के लिए एस रैंक के हंटर तक आते हैं, वो भी एक नहीं बल्कि 10-15। लेकिन ये सारे एस रैंक भी इस मॉन्स्टर को मारने के लिए बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर कुछ ही सेकंड्स में इन सारे एस रैंक को मार देता है। वहां पे सिर्फ 4-5 ही एस रैंक वाले बच जाते हैं, वो भी संग जिनवू की वजह से। एट द एंड जब संग जिनवू इस मॉन्स्टर को मार देता है तो वो इसे भी अपनी आर्मी में शामिल कर देता है। अब सोचो कि जिस बंदे की आर्मी में वो मॉन्स्टर है जिसने सारे एस रैंक को मार दिया तो वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन तुम्हें बता दूं कि बेरू से भी पावरफुल क्रिएचर है जो कि जिनवू की आर्मी का हिस्सा है, जिसका नाम है बिलियन। अब इसके आगे भी बहुत सारी आर्क्स आती हैं जैसे फाइनल बैटल आर्क और मुनार्क आर्क, बट उसमें भी जिनवू उसी तरह ही रहता है जैसा कि अब है। हाँ, लेवल अप तो होता है लेकिन पावर्स तकरीबन रही होती हैं उसकी। अब जो ग्रोथ करनी थी उसने ई रैंक से एस रैंक तक, वो तुम्हें मैंने सारी बता दी है। नेक्स्ट वीडियो भी सोलो लेवलिंग पे आ रही है और इसी के रिलेटेड अगर तुम्हें कोई और टॉपिक पता हो तो मुझे लाजमी कमेंट में बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।